बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक इफ़ेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एक इफ़ेक्ट है जो चार्जेस के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। चार्जेस के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक इफेक्ट है जो चार्जेस के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्जेस। देखें, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह का इफेक्ट है जो चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक लाइट बल्ब है, एक लाइट बल्ब। दिस इज अ लाइट बल्ब, दिस इज अ लाइट बल्ब विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये आपके पास एक लाइट बल्ब है जिसको मैंने एक बैटरी के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, ये मेरे पास आप लोगों के घरों में जो बैटरी लगी है वही बैटरी है। एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने इसके साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया है। किसको कनेक्ट किया है? बल्ब को। ठीक है, बल्ब को मैंने कनेक्ट किया है। अब होता क्या है, देखें, जब यहाँ से चार्जेस जो है ये इस सर्किट में फ्लो करते हैं, फ्लो, तो इस बल्ब जो है, ये जो बल्ब है इसमें रोशनी आ जाती है। वो जो रोशनी है, चार्जेस के पास तो एनर्जी है ना, वो एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है लाइट में, और हम फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। अब अगर यहाँ पे मैं पंखा लगा लेता, फैन लगा लेता, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फैन है, इसको मैं किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करता और इसमें चार्जेस आ जाते तो ये फैन घूमता, फिर भी हम क्या कहते कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपली एक इफेक्ट है जो कि चार्जेस के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट इज द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो कि मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करें। देखें, अब चार्ज आपके पास क्या है? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज आपके पास, चार्ज इज प्रॉपर्टी of matter. Charge is property of matter due to which it attract or repel another matter या substance। चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर जो है वो या तो अट्रैक्शन करेगा या क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। ठीक है, चार्ज मैं आपको समझाता हूं। फर्ज करें ये डस्टर है, डस्टर में जिससे बोर्ड को मिटाता हूं, और ये एक दूसरा डस्टर है। ये डस्टर इस डस्टर को अपनी तरफ या अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास ये डस्टर एक चार्ज बॉडी है। कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी। ठीक है, दिस इज अ चार्ज बॉडी। तो चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जिसकी वजह से या तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, या ये क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। क्या करेगा? रिपल्शन।
चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपेल करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, चार्ज जो है उनके दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो। एक आपके पास है पॉजिटिव, दूसरा आपके पास है नेगेटिव। एक पॉजिटिव है, एक आपके पास नेगेटिव है। अब अगर मैं किसी पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लेके आऊंगा तो ये रिपेल करेंगे। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव के करीब लेके आऊंगा फिर भी ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सेम चार्जेस जो है, सेम चार्जेस ये रिपल्जन करेंगे, अपोजिट चार्जेस जो है ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। देखें, अगर चार्जेस सेम है तो फिर रिपेल। अगर चार्जेस अपोजिट है, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो फिर ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे रिपेल और यहाँ पे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? जी सर। तो अब मैंने पहले आप इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस और इसके इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। देखें, अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर ले। देखिए, हमने पढ़ा क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है? ये ब्रांच है, ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स। चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स। चार्जेस और उसके इफेक्ट्स को हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस और उनके इफेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर मैंने चार्ज के बारे में आपको बताया कि चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है। चार्ज आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन भी कर सकता है, रिपल्जन भी कर सकता है। फिर मैंने चार्ज के टाइप्स भी आपको बता दिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस रिपेल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टीज। चार्ज के बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, तीसरी प्रॉपर्टी है इनवेरियंस या एडिटिविटी। इनवेरियंस भी है, एडिटिविटी भी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हमें क्या कहती है? देखें, कंजर्वेशन हमें कहती है कि चार्जेस, फॉर एग्जांपल इस ये आप कंसिडर कर ले कि हमारी दुनिया है। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पहले से मौजूद हैं, ना तो आप मज़ीद क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप मज़ीद
डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, आप सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हो, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर। चार्जेस को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए फर्ज करिए मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी 3 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएंगे, और अगर ये 3 को गेन करती हैं तो यहाँ पे 3 आपके पास क्या आएंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे देख लें 3 पॉजिटिव आ गए हैं, यहाँ पे 3 नेगेटिव आ गए हैं, तो 3 ये अगर पॉजिटिव है तो 3 माइनस 3 इनसे आपके पास क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ना तो कोई नए चार्जेस बन गए हैं, ठीक है, ना हमने वो पुराने वाले ख़त्म कर दिए हैं। इस बॉडी के ऊपर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है तो ये 3 को तो गेन करता है, तो ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन एक प्रॉपर्टी है चार्ज की वजह से, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चार्जेस है, ना कोई हम नए चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। जो अवेलेबल चार्जेस है वो हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर अलग पे पोएगे आप हाँ। अच्छा, अब कंजर्वेशन के बाद आपके पास है क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन के बाद आपके पास है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के बाद आपके पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन में हमने कहा था कि चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन में हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन में हम कहते हैं कि चार्ज का जो नेचर है, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट। नेचर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट। चार्ज का नेचर डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है, डिस्क्रीट का मतलब है नॉट इन डिवीजन, मतलब चार्ज को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। चार्ज जो है या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा अप टू सो ऑन। इस तरह नहीं हो सकता है कि चार्ज को आप हिस्सों में तकसीम कर ले, 1/2 या 3/2 या 5/2। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज को आप हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आप कहें कि इस चार्ज का मैंने 1/3 हिस्सा लिया है, इसका मैंने 1/2, 2/3 या 4 मतलब चार्ज जो है उसको आप हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस को आप हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हो। ये इसका, जैसे कि आप लोग मेरे सामने या एक स्टूडेंट बैठोगे या 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट, इस तरह नहीं हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट मेरे सामने कोई आधा स्टूडेंट बैठे, मतलब कोई आधा किधर कहीं और हो, आधा मेरे साथ हो। ठीक है, ये मतलब है किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, 6 charges with this. क्या? हेलो, 6 charges कदीम दिब्ददी। यस, आधे आधे नहीं हो सकते हैं। चार्ज कभी आधा नहीं होगा, 1 होगा, 2 होंगे, 3, 4 अप टू सो ऑन, आधा नहीं हो सकता है।
समझ गया। मतलब यह है कि मैं आपको कहता हूं ना कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 10 या 3 चार्जेस हैं। मैं इस तरह नहीं कह सकता कि 3 चार्जेस पूरे हैं और एक चार्ज जो है वो आधा है, कभी इस तरह नहीं हो सकता है। समझ गया। क्वांटाइजेशन के बाद आपके पास है एडिटिविटी। एडिटिविटी एडिटिविटी का मतलब ये है, एडिटिविटी का सिंपल मतलब है कि चार्जेस कैन बी एडेड, charges can be added and subtracted in simple way। चार्जेस को हम सिंपल तरीके से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह? अगर आपके पास यहाँ पे है 3 कूलम चार्ज और दूसरी तरफ है 3 कूलम चार्ज, तो इनसे बनते हैं 6 कूलम। अगर यहाँ पे आपके पास हो 10 कूलम और यहाँ पे हो 2 कूलम, इनसे आपके पास बनता है 8 कूलम। कितना बनता है? 8 कूलम। ठीक है, मैंने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है। देखिए अभी तक मैंने टॉपिक जो पढ़े हैं वो आप थोड़ा नोट कर ले। देखिए पहले मैंने आप लोगों को कहा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स। फिर हमने क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ चार्ज। फिर हमने क्या पढ़े? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, मैं अब आप लोगों से थोड़े से एमसीक्यूज पूछता हूं। अच्छा अब अगर आपके पास आ जाए SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो याद रखें चार्ज की SI यूनिट है कूलम। चार्ज की SI यूनिट आपके पास क्या है? कूलम। तो ये आप एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कूलम। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव। ये भी अपने साथ नोट करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी, ये एमसीक्यू, लाइक चार्जेस डैश, ये रिपल्जन करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्जन। इसके बाद अपोजिट चार्जेस सिंपल अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे चार्जेस रिपल्जन करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। अब इसके बाद चार्ज इज डैश स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज
इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अ बॉडी बिकम positively charged. A body become positively charged when atom loss electron। किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लॉस करती हैं। अच्छा, a body become negative when atom gain electron। जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये सारे आपके पास की पॉइंट्स है। क्या है, की पॉइंट्स हैं। ठीक है, हाँ सर। ये मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, वहां से फिर सेव कर लें। हाँ सर, स्क्रीनशॉट बोलो बस। हाँ, स्क्रीनशॉट बोलो बस। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास अगर कोई आपको कहे, एमसीक्यूज आ जाएं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सिंपल 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो वही चार्ज है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। अच्छा, अगर वो बात करें चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करें, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, ठीक है, इससे आगे इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। अभी आप लोगों का कोर्स मेरे पास आया है, ठीक है, मैं इसमें बहुत सारी एमसीक्यूज वगैरह चीज़ें बनाऊंगा आप लोगों के कोर्स के हिसाब से। ठीक है सर, मैं चूज लग तो क्वेश्चन इधर क्वेश्चन करू. क्वेश्चन है कमी, क्वेश्चन है अपरूंची मत असतात. खाजा सही दागा दर्द कमा। देखें, अगर आप उसमें देखें जो पहला थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर पे वो आपके पास है, विंड टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द नेशनल ग्रिड। विंड टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर नेशनल। सर दा क्वेश्चन करू मुंको. अच्छा, नेशनल ग्रिड। विंड टरबाइन सिंपल काइनेटिक एनर्जी या अगर मैकेनिकल आ जाए, ये काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विंड टरबाइन जो है वो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद आपके पास है द जनरेटर इन द विंड टरबाइन ट्रांसफर 39 मेगा जूल ऑफ एनर्जी इन 1 मिनट। देखें, अगर 39 मेगा जूल आ जाएं, 39 मेगा जूल,
हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द वोल्टेज। ये आपको एनर्जी दी गई है, एनर्जी आपके पास 39 जूल है और टाइम आपको दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड होते हैं। हमसे मांग रहे हैं कैलकुलेट द वोल्टेज। तो याद रखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है पावर का, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W हमारे पास बराबर है क्यों V डिवाइडेड बाई T, ठीक है। अब अगर यहां से जनरेटर करंट भी हमें दिया गया है, करंट हमें दिया गया है वो है 490 एम्पेयर, 490 एम्पेयर। अब हमसे मांग रहे हैं वोल्टेज, तो हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है P इज इक्वल टू IV। यहां से पहले पावर निकालो, पावर ये एनर्जी जो है ये बेसिकली वर्क है। पावर निकालो, ये 39 है, 39। ये चूंकि मेगा जोल में है इसको जोल में कन्वर्ट करो, मेगा की जगह पे लगाओ 10 की पावर 6। मेगा आपके पास प्रीफिक्स है वो बराबर है 10 की पावर 6 के। तो आप यहां पे लेके 10 की पावर 6 नीचे उसको डिवाइड करें 60 पे। इससे जो भी वैल्यू आएगी 39 ज़रबे 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 60, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहां पे पुट कर ले। P इज इक्वल टू I कितना है 490, V आपके पास कितना है वोल्टेज, वो तो हमने फाइंड करना है, पावर तो हमारे पास यहां से आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर से कर लें तो 490 डिवाइड बाय 6.0, देखें आपके पास है 39 डिवाइडेड बाय 60, इनसे आता है 0.65 ज़रबे 10 की पावर 6 जॉल। अब ये जो 0.5 है इसको यहाँ पे पुट कर ले, 0.65 क्रॉस 10 की पावर 6, यहाँ पे 490 और यहाँ पे V लिख लें। दोनों साइड को 490 पे डिवाइड कर लें, ये और ये कैंसल, तो V इज इक्वल टू 0.65 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल डिवाइडेड बाय 490। तो इनसे आपके पास देखिए आ जाएगा 0.65 डिवाइडेड बाय 490, इनसे आता है 0.001 क्रॉस 10 की पावर 6। अब ये आपके पास वोल्ट हो जाएगा, ये तकरीबन इतने वोल्टेज आएगी, ठीक है। ओके सर। दो फार्मूले इसमें यूज होते, एक P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T या E डिवाइडेड बाई T, एक ही फार्मूला है। दूसरा यहां से निकाले V इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय I, ठीक है। दो फार्मूले मैंने लिखे हैं, एक पावर का फार्मूला है, ठीक है, P इज इक्वल टू के IV, और दूसरा P इज इक्वल टू के E डिवाइडेड बाई T। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, द जनरेटर आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड 132 किलोवाट। देखिए वोल्टेज आपके पास है 132 kV, के जो इस तरह भी लिख सकते हैं 132 के की जगह पे लिख ले 10 की पावर 3 वोल्ट, ये किलो है। फॉर ट्रांसमिशन एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड यूजिंग वेरी हाई वोल्टेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। हमें कह रहे हैं कि हम इतना ज्यादा वोल्टेज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो बहुत ही सिंपल है। ये आपके पास बिजली का तार है, ये बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। जब हम इसको यहां से इलेक्ट्रॉन या बिजली दे देते हैं तो ये जब पॉइंट ए से एक सिरे से दूसरे से, फॉर एग्जांपल ये आपके शहर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक जब ये बिजली जाएगी
तो रास्ते में इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, रुकावट होगी। अब अगर हम इतनी ज़्यादा वोल्टेज इसको ना दें तो ये जो चार्ज है इसकी एनर्जी जो है वो तो पूरे शहर के लिए फिर काफ़ी नहीं है, वो तो इस वायर में एक जगह पे फिर ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से हम इसको क्या दे देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं ताकि चार्जेस जो है वो स्मूथली फ्लो कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, ये आपकी सिटी के ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे दूसरा घर है, यहाँ पे तीसरा घर है, यहाँ पे चौथा घर है, यहाँ पे पांचवा घर है, यहाँ पे छठा घर है। फर्ज करें अब इन घरों में बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं। अगर यहाँ से मैं बिजली कम दूंगा तो ये तो इन घरों के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पे मैं हाई ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज इसी वजह से दूंगा ताकि इन घरों को बिजली जो है वो स्मूथली प्रोवाइड हो और ये जो घर है इसमें कोई मसला बिजली का ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सिंपल है। देखें, बहुत ही सिंपल आंसर है। The electrical energy transmitted using a high voltage is because if we didn't give the high voltage, then due to resistance the whole energy will be conserved या whole energy will be used in the circuit against the resistance। अगर हम इसको कम एनर्जी देंगे तो ये इसी वायर के अंदर खुद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर घर को हम बिजली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर लें कि एक पिज़्ज़ा है और 50 स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे बताएं कि एक पिज़्ज़ा फिर 50 स्टूडेंट का काफ़ी है? नहीं। अब हम पिज़्ज़ा जो है उसकी तादाद को बढ़ाएंगे। इस तरह हम अगर ज़्यादा वोल्टेज लेंगे तो इससे हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है द जनरेटर प्रोवाइड अ डायरेक्ट करंट। दो तरह के करंट है, एक आपके पास है एसी और एक आपके पास है डीसी। एसी जो है उसमें दो काम होते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, बोथ चेंजेस दोनों चेंज होते हैं। डीसी जो है डायरेक्शन फिक्स्ड, इसका डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द जनरेटर प्रोवाइड अ डायरेक्ट करंट, द डीसी इज चेंज टू अल्टरनेटिंग करंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग। अब देखें, यहाँ पे लिखा है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। आप अपने घर से ए पे पॉइंट पे जाते हो, फिर बी पे आते हो, फिर ए पे आते हो, पूरा एक चक्कर लगाते हो। अब ये जो चक्कर आप जितने टाइम में लगाते हो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। आप ये 0 पॉइंट है, इससे ए पर जाते हो, फिर बी पर जाते हो, फिर ए पर आते हो। इस दौरान आप कितना टाइम लेते हो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं n डिवाइडेड बाई टी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि आप एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाते हो। पहले मैंने आपको कहा कि वो टाइम जिसमें आप एक चक्कर पूरा करते हो, एक साइकिल पूरा करते हो, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक सेकंड में कितने चक्कर लगाते हो, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ में आ रही है? 50 हर्ट्ज का सिंपल मतलब ये है, 50 हर्ट्ज का सिंपल मतलब ये है कि ये सर्किट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, वाइब्रेशन करता है। तो एक सेकंड में वो 50 वाइब्रेशन करता है। या इस तरह भी कह सकते हो कि ये आपके पास एक सर्किट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एक सेकंड में ये वाली साइड 50 दफ़ा पॉजिटिव होती है, 50 दफ़ा नेगेटिव। ये वाली साइड भी 50 दफ़ा पॉजिटिव और 50 दफ़ा नेगेटिव।
ठीक है। हाँ सर, स्पष्ट हुआ। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं एक्सप्लेन द डीसी फ्रॉम द जनरेटर मस्ट बी चेंज टू ईसी बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड। हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक जनरेटर है, वो डीसी में है, हम उसको ईसी में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसमिशन के लिए। मतलब यह है कि आपके घर के बाहर कोई जनरेटर है, ठीक है, वो डीसी जनरेटर है, हम उसको, अगर हम उससे बिजली लेना चाहते हैं तो हम इसको ईसी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? बहुत ही सिंपल रीजन है। डीसी जो है वो एक्सपेंसिव है, वो महंगी बिजली है। सेकेंड नंबर पे उसका फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन। थर्ड नंबर पे ये उसमें मसले हैं, डीसी में डिसएडवांटेजेस हैं। थर्ड नंबर पे कैन नॉट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ना तो हम डीसी बिजली को इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज। अगर ये, और डीसी बिजली जो है लेस एफिशिएंट, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। और थर्ड नंबर पे शॉर्ट रेंज, आप इसको दूर तक नहीं बेच सकते हैं। इसी वजह से हम फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ईसी में। किस में? ईसी में। डीसी बिजली जो है उसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं, आप लंबे फासले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें एनर्जी कम होती है, ये बहुत ज़्यादा महंगी बिजली है, एक्सपेंसिव है, और इसको ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज। ये सारे मसले अगर हम ईसी में कंपेयर करें, ईसी लॉन्ग रेंज के लिए है, वो चीप है, उस पर पैसे कम आते हैं, और उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। और हमारे घरों में मेजॉरिटी जो डिवाइसेस हैं वो डीसी के हैं। ठीक है। क्वेश्चन सर। हाँ। अब इसके बाद है सम एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, गिव एग्जांपल। अब इसको थोड़ा सा समझ ले। एनर्जी जो है उसको हमने दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। एक हमारे पास है रिन्यूएबल और एक हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल जो है इसका मतलब ये है कि कैन बी रीन्यूड, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होती है। नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रिन्यूड, कैन नॉट बी रिन्यूड, दोबारा हम इसको इस्तेमाल, इसको हम कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। किस तरह? मैं बताता हूं। सनलाइट है, सनलाइट दुनिया जब से बनी है, सनलाइट हमें एनर्जी देती है, ये रिन्यूएबल है, ये कयामत तक होगी। इसके बाद विंड एनर्जी है, हवा से जो हम एनर्जी बनाते हैं, ये भी रिन्यूएबल है। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में पेट्रोल को देखें, पेट्रोल को एक दफ़ा आप इस्तेमाल करो फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाता है। डीजल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ऑयल है, वुड है, ये सारे आपके पास नॉन रिन्यूएबल है। सनलाइट है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, ये सारे आपके पास रिन्यूएबल है। ठीक है। हाँ सर। बस ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। हाँ सर। या और पढ़ाऊं? शुक्रिया उस्ताद वर्जिन। ये ऊपर क्वेश्चन के बस।
अच्छा, एक क्वेश्चन और पढ़ा, 2 क्वेश्चन है तो वो पढ़ा देता हूं। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ रिमोट विंड फार्म इज ट्रांसमिटेड टू लार्ज सिटी। हमें कह रहे हैं कि आपके पास क्या होता है, रिमोट दूर दूर तक इलाकों तक बिजली कैसे पहुंचती है। बहुत ही सिंपल है। यहां पे हमारे पास एक टरबाइन लगा है, विंड टरबाइन, ये विंड एनर्जी है, ठीक है। जब हवा इस टरबाइन पर पड़ती है, एयर, तो इसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और ये इसको कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर हम क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं ट्रांसफार्मर। क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम होता है टू स्टेप अप, बिजली को इंक्रीज करना। जब ये स्टेप अप होता है, फिर यहां पे हम लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस। और देखें, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, फिर ट्रांसफार्मर इसको स्टेप अप कर लेता है। स्टेप अप का मतलब ये है कि अगर ये बिजली फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट है, ये इसको कन्वर्ट करता है 11,000 वोल्ट में, और फिर 11,000 वोल्ट जो है ये इन वायर्स में आती है। फिर यहाँ पे हम दोबारा एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसको दोबारा कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट में। इस तरीके से बिजली जो है वो हमारे घरों तक पहुंचती है। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि विंड एनर्जी अच्छी है, कुछ कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। याद रखें, विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी वो अच्छी है। अब इसके मैं फ़ायदे बताता हूँ। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये माहौल को कभी गंदा नहीं करती है, ना गर्मी पैदा करती है। अगर आप इसके मुकाबले में जनरेटर चलाए, जनरेटर धुआं निकालता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और गर्मी भी बढ़ती है। अगर ये टरबाइन जो है, इस पर हवा पड़ती है, ये घूमता है, इससे माहौल के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो इसके लिए ओपन एरिया चाहिए, ये बिल्डिंग्स में आप नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो बिजली है ये आपके पास लेस एफिशिएंट है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है जितनी इसी में होती है, ठीक है। सर। बस ये क्वेश्चंस आज के आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। हाँ सर। आप अपने भाई को कहें कि काइंडली वो